जिस पर उनकी जानिब से जवाब दिया गया कि मुझे नहीं मालूम साइफर कहाँ है। बानी पीटीआई के जवाब के बाद अदालत ने ये फैसला सुना दिया है। शाह महमूद कुरैशी का 342 का बयान रिकॉर्ड हुए बगैर ये सज़ा सुनाई गई है। दोनों मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है साइफर केस में, और खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से फैसला सुनाया गया है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल सज़ा सुनाई गई है। अदालत की जानिब से ये सवाल भी पूछा गया कि खान साहब साइफर कहाँ है, जिस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम साइफर कहाँ है। बानी पीटीआई के जवाब के बाद अदालत की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है। शाह महमूद कुरैशी का 342 का बयान रिकॉर्ड हुए बगैर सज़ा सुना दी गई है। दोनों मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल सज़ा सुनाई गई है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने ये फैसला सुनाया है, जबकि बानी पीटीआई के 342 के बयान के बाद जज ने बानी पीटीआई से सवाल पूछा कि खान साहब साइफर कहाँ है, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया है। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, अहम केस था जिसकी समाअत जारी थी और इसका अब फैसला सुना दिया गया है। 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, कैसे देखते हैं आप इसको? कि ये जिस तरह का रवैया हम देख रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से और इमरान खान साहब की तरफ से, तो लग रहा था ये कि वो अब शायद इंटरेस्टेड नहीं है अपना केस यानी प्लीड करने में। यही वजह थी कि कोर्ट ने फिर स्टेट काउंसिल मुकर्रर कर दिए थे, लेकिन उनके साथ भी उनका रवैया जो है उसकी भी इतलात कुछ अजीबोगरीब किस्म की थी। कहीं फाइलें उठा के फेंकी जा रही हैं, कहीं बदतमीजी की जा रही है। तो ये तो चलिए अपनी जगह है, लेकिन बहरहाल जो फैसला है उसे आप इस हद तक तो जरूर कहेंगे कि ये मेरिट पर है, क्योंकि जो जुर्म है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो कार्रवाई हुई है साइफर के ऊपर, ये एंटिसिपेट कर रहे थे सभी लोग। मेरे ख्याल से जो थोड़ी बहुत दानिश भी रखते हैं उनका ख्याल ये था कि ये बहुत गंभीर नौयत का केस है और इसमें यकीनी तौर पर इनको सजा होगी। तो मेरे ख्याल से अब इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट किया जाए वो तो अभी जब तफसील का फैसला आएगा उसके बाद ही तय होगा। लेकिन अपेरेंटली ये लग रहा है कि जिस तरह तवक्को थी कि ये गंभीर नौयत का केस है, 2-3 केसेस और भी हैं, लेकिन ख्याल ये था कि ये सबसे ज्यादा यानी खौफनाक मुकदमा है, तो उसमें ये सजा जो है सुना दी गई है। अब इसके ऊपर अभी तो उनके पास अपील का हक है, अब देखते हैं कैसे होता है। जहाँ तक ट्रायल कोर्ट का ताल्लुक है, ट्रायल कोर्ट ने तो उनको सजा दे दी है, जो ट्रायल कोर्ट के लेवल तक बिल्कुल हतमी है। अब अपीलों का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा, लेकिन जिन बुनियादों पर यह सजा दी गई है उनको वो मेरे ख्याल से अगर उसके ऊपर गौर किया जाए तो वो बड़ी ठोस यानी रीजन है। अब अपीलों के अंदर क्या होगा ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो तवक्को थी उसके ऐन मुताबिक उनको सजा हो गई है। अब वो उनकी पार्टी कैसे रिएक्ट करती है, वो खुद कैसे रिएक्ट करते हैं, वो अपील में कितनी जल्दी जाएंगे, ये सारा कुछ जो है वो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। जी अच्छा बुखारी साहब, अपीलों का तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन एक अहम चीज़ ये है कि बानी पीटीआई अभी तक ये नहीं बता सके कि साइफर है कहाँ पर, उनसे गुम हो गया। एक आम तरीन डॉक्यूमेंट्स कैसे एक साबिक वज़ीर आज़म गुम कर सकता है जो तब वज़ीर आज़म थे, इस मुतालिक वो अभी तक जवाब नहीं दे सके। देखिए, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये कि इब्तिदा से गलती ये है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने कब्जे में नहीं रख सकता उस साइफर को, ये असूल के मुताबिक वापस भेजना होता है। और दूसरी बात यह है कि वो रिकॉर्ड पर है कि वो उन्होंने कहा कि यानी उनके खिलाफ गवाहियां भी आई कि वो इसको ले गए थे, ये डॉक्यूमेंट उनके पास था। उन्होंने एक पब्लिक रैली में, चाहे वो अब उसे कह दें कि वो सफेद कागज था, लेकिन लहरा लहरा के कहा था कि ये है वो साइफर। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी वो तो मुझसे कहीं गुम हो गया है। फिर वो गुम होने के बाद एक और खौफनाक काम हुआ, वो ये कि अमेरिका की एक वेबसाइट है इंटरसेप्ट, वो वहां पर उसका मतन सारा छप जाता है। तो ये केस तो जिसको कहते हैं ना, ये मेरिट्स के एतबार से तो बिल्कुल ठीक था, और यानी जो हकायक हैं उसके वो तो इस चीज के मुतकाजी थे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन हुई है। और अगर इस तरह की वायलेशंस के ऊपर इफ यू अलाउ द पीपल टू गो स्कॉट फ्री, तो ये एक अच्छी रवायत नहीं है, क्योंकि इस किस्म की जो वाकयात होते हैं उनका इम्पैक्ट बहुत होता है।
अगर आप इसको लेके देखें तो पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे एक पुराने इत्तेहादी के साथ, जो कि एक सुपर पावर भी है, उसने उसको मुतासर किया, उसको साजिश का हिस्सा करार दिया गया, और उस साजिश को साबित करने के लिए आपके पास कुछ नहीं था, क्योंकि इस साइफर की 2 नहीं 3 नहीं 4 मरतबा जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। एक दफ़ा ISI ने की, एक दफ़ा MI ने की, फिर ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसके अंदर 2 मरतबा ये रिव्यू हुआ। तो हर जगह इसके तमाम तर पहलुओं पर गौर करने के बाद नतीजा ये निकला कि कोई साजिश नहीं हुई है, ना कोई साजिश की है। फिर जब उन्होंने देखा कि इसको साबित करना मुश्किल है, तो बानी PTI ने फिर ये कहा कि नहीं जी, ये साजिश गैर मुल्क में नहीं बल्कि मेरे अपने मुल्क में हुई थी। फिर वो इल्ज़ाम जो फौजी क़यादत के ऊपर लगा दिया गया। तो जिस तरीके से इस सारे मामले के साथ खिलवाड़ किया गया, वो मुतकाज़ी था कि किसी न किसी को तो इसकी सज़ा मिलनी है। जी। अच्छा बुखारी साहब, इससे पहले हमने देखा कि बानी PTI काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे असद मजीद से कि वो कोई ऐसा बयान देंगे जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन असद मजीद की जानिब से भी अदालत में जो बयान दिया गया, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इसमें साजिश का कोई उनसर नहीं देखा गया। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तवक्को अगर उन्होंने लगा ली थी तो ये गलतफहमी पर मबनी थी, इसलिए कि जो इस नौयत के यानी डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस होती हैं, उनके साथ इस तरह के खिलवाड़ किए नहीं जाते हैं। यानी आप देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक कोर है, उसकी रिलायबिलिटी और उसके ऊपर ट्रस्ट के ऊपर बहुत सवालिया निशान है। इसलिए कि जब आप साइफर जैसी यानी खुफिया दस्तावेज को पब्लिक कर देंगे और फिर उसके साथ खेलेंगे, उसके साथ आप अपने पॉलिटिकल एंड मीट करने के लिए खिलवाड़ करेंगे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है डिप्लोमेटिक कोर की, खास तौर से फॉरेन ऑफिस की, वो अंडरमाइन हो जाती है और लोग बहुत मोहतात हो जाएंगे आपको इस यानी साइफर की नौयत के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके हवाले से। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की भी बदनामी थी, डिप्लोमेटिक कोर के जो लोग हैं उनके ऊपर भी एक्सपर्शंस कास्ट हुई। अल्टीमेटली सारा जो तवक्को थी बानी PTI को, वो ये थी कि असद मजीद साहब जो है वो आके शायद एक ऐसा बयान दे देंगे कि उनकी जान इससे छुट जाएगी। लेकिन असद मजीद साहब का बयान जो है, पहले उसके ऊपर मिठाइयाँ बांटी गई और फिर अचानक ही एहसास हुआ कि उन्होंने तो एक कुछ ऐसी बात कह ली है जिससे मुकदमे की नौयत जो है और भी गंभीर हो जाती है। तो ये सजा जो है ये कायम रहेगी या नहीं रहेगी, ये तो आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन फिल वक्त ये सजा जो है, इसकी 2 वजूहात है। एक तो ये कि ये जुर्म अपनी नौयत के एतबार से गंभीर है, और दूसरा ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब और बानी PTI का रवैया जो है वो अदालत के साथ वो तौहीन आमेज था, वो एरोगेंट था। फाइलें उठा उठा के फेंकी जा रही थी, बुलाने पर आते नहीं थे, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ों ने मिल के जो है वो इस नतीजे पर पहुंचने पर मजबूर किया है अदालत को। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या स्ट्रेटजी होती है PTI की और उसकी लीडरशिप की। अच्छा बुखारी साहब, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सैम्बल ले लिया गया था, उनका जो इंतखाबी निशान था वो ले लिया गया। अब ये फैसला इलेक्शन पर जो उनके आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं इलेक्शन, उन पर कितना और वोटर्स पर कितना असरअंदाज होगा? देखिए, गुजारिश ये है कि लीडरशिप की, टॉप लीडरशिप के ऊपर जब इस किस्म के फैसले आते हैं, इस किस्म की सजा उनको मिलती है, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट तो नीचे आता है यकीनी तौर पर। जब से खान साहब जेल गए थे उसके बाद से आपने देखा उनकी पार्टी का हाल क्या है। जो इलेक्टेबल्स थे, जो प्रोमिनेंट फिगर्स थे, वो तो पार्टी छोड़ के या अपने ग्रुप बना लिए या दूसरी पार्टियों में चले गए। पार्टी के ऊपर जो है वो बजाय इसके कि पॉलिटिकल एलिमेंट्स जो है वो प्रिवेल करता, वहां पर वकला ने आके वो जिसको कहते हैं यानी हेजमनी अपनी जो है वो कायम कर ली है। आप देखें कि बानी PTI साहब जो है वो भी खुद कहते हैं कि जी मैं 70 से 80% तक टिकटें जो है वो वकला को दूंगा। तो वकला मुकदमे तो लड़ सकते हैं, लेकिन उनका वोटर के साथ कनेक्ट नहीं होता है। तो ये इस तरह के जब फैसले होते हैं तो फिर आप खुद ही सोच लें कि पार्टी का क्या बनेगा। पार्टी के ऊपर यकीनी तौर पे इसका बहुत नेगेटिव असर जाएगा और डिस्करेज होगी पार्टी, और इलेक्शन सो क्लोज। मेरे ख्याल से इसके बारे में मैं बहुत मोहतात होते हुए भी ये कहूँगा कि इसका पार्टी के यानी इलेक्शन लड़ने वाले लोगों पर, इसका इलेक्शन के रिजल्ट्स पर बहुत नेगेटिव असर जाएगा।